जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित लिखें। पहला अंतर लिखेंगे कि एक ही तरह के दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल उत्तक कहते हैं। दूसरा, विभिन्नता की सरल उत्तक की प्रकृति समांगी होती है, जबकि जटिल उत्तक की प्रकृति विसमांगी होती है। और तीसरा कि सरल उत्तक, उसके बाद लिखेंगे कि सरल उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, उदाहरण पहला मृद उत्तक, दूसरा स्थूलकुन उत्तक और तीसरा द्विण उत्तक, जबकि जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसका दूसरा प्रश्न है, स्थिति के आधार पर विभज्योतिकी उत्तक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि स्थिति के आधार पर विभज्योतिकी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक, तो इसका लिखेंगे कि यह उत्तक तने एवं जल के शीर्ष भाग में होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। यह उत्तक प्राथमिक विभज्योतक से बनता है। इससे कोशिकाएं विभाजित होकर विभेदित होकर अस्थायी उत्तक बनाते हैं। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। और फिर दूसरा लिखेंगे पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक, तो इसका लिखेंगे कि यह उत्तक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन उत्तक बनता है जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन उत्तकों के कारण तना की चौड़ाई में वृद्धि होती है। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक, तो इसका लिखेंगे कि यह उत्तक अस्थायी उत्तक के बीचों बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं एवं वृद्धि करके अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न है, मृद उत्तक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। मृद उत्तक की संरचना के बारे में लिखेंगे कि मृद उत्तक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान रहता है। उसके बाद मृद उत्तक के कार्य लिखेंगे। पहला कार्य कि एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। दूसरा कि पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। और तीसरा कार्य कि इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। प्रश्न है, स्थूलकोण उत्तक एवं मृद उत्तक में क्या अंतर है। स्थूलकोण उत्तक के कार्यों का वर्णन करें। तो स्थूलकोण उत्तक और इधर है मृद उत्तक, तो इन दोनों में अंतर लिखेंगे। पहला कि स्थूलकोण उत्तक की इसकी कोशिकाएं पतली होती है, जबकि मृद उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। दूसरा कि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज़्यादा होता है, जबकि मृद उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ही कम होता है। और तीसरा अंतर कि यह तने के एपिडर्मिस के नीचे प्रीवावृंत, पुष्पावृंत और पुष्पावली वृंत में पर पाया जाता है, जबकि मृद उत्तक यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। उसके बाद स्थूलकोण उत्तक का कार्य लिखेंगे। पहला कार्य कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और दूसरा कार्य कि जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। 5 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे इन तीनों में अंतर लिखेंगे। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका पहला अंतर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कि पैरेन्काइमा की इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि कोलेन्काइमा इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। और स्क्लेरेन्काइमा की इसकी कोशिकाएं मृत होती है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, कोलेन्काइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है और स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है।
और तीसरा अंतर लिखेंगे कि यह उत्तक भोजन का भंडारण करता है। और कोलेनकाइमा का लिखेंगे कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और स्क्लेरेनकाइमा का लिखेंगे कि यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्य का विवरण दें। रंध्र की संरचना लिखेंगे कि पौधों की पत्ती की बाह्य त्वचा में अनेकों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली दो रक्षी कोशिकाओं से घिरी रहती है। इन छिद्रों द्वारा वायुमंडल से गैसों O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का आदान प्रदान होता है। उसके बाद रंध्र का कार्य लिखेंगे। पहला, बाष्पोत्सर्जन, कि बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प भी रंध्रों द्वारा ही बाहर निकलते हैं। और दूसरा इसका कार्य है कि गैसों का आदान प्रदान, तो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान वातावरण से गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा ही होता है। प्रश्न है, कॉर्क कोशिका की रचना एवं कार्य को स्पष्ट करें। कॉर्क कोशिका की रचना के बारे में लिखेंगे कि समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका का निर्माण करते हैं। इनकी कोशिकाएं मृत होती है एवं इनके बीचों बीच स्थान में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये कोशिकाएं त्रिज्यक रूप में व्यवस्थित रहती है। इन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है तथा इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकती है। उसके बाद कॉर्क कोशिका का कार्य लिखेंगे। पहला, कि कॉर्क कोशिका का कार्य रक्षा करना है। यह हल्का होता है एवं इसमें आग नहीं लगती है। और दूसरा कार्य, कि इसका उपयोग खेल के सामान बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जाइलम ऊतक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम ऊतक की रचना 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से होती है। पहला है वाहिकाएं, तो लिखेंगे कि इसकी कोशिका लंबी जीव द्रव्यहीन दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। इसका कार्य लिखेंगे कि यह पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। उसके बाद जाइलम का दूसरा तत्व है वाहिकाएं, तो इसका लिखेंगे कि इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है। कभी कभी विभिन्न तरह के से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सिंगही नुमा तथा गर्ती जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती है। उसके बाद इसका कार्य लिखेंगे कि यह जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। उसके बाद फिर इसका तीसरा तत्व का लिखेंगे कि जाइलम मृद ऊतक, तो लिखेंगे कि इसकी कोशिकाएं प्रायः पैरेनकाइमेटस एवं जीवित होती है। उसका कार्य लिखेंगे कि यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फिर चौथा इसका तत्व है जाइलम तंतु, तो इसका लिखेंगे कि यह लंबे शंकु रूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृद कोशिका है और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। इसका कार्य लिखेंगे कि यह पौधों को मुख्यतः यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्लोएम ऊतक पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक की रचना 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से होती है। पहला है चालनी नलिकाएं, तो इसका लिखेंगे कि चालनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाले कोशिकाएं होती है। यह एक दूसरे पर परत सदृश सजी होती है। इसका कार्य लिखेंगे, चालनी नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचयन अंग और संचयन अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद फ्लोएम की दूसरा तत्व का लिखेंगे सह कोशिकाएं, कि सह कोशिका लंबी एवं जीवित होती है जिसमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य रहता है। इसका कार्य लिखेंगे कि यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। फिर इसका तीसरा है फ्लोएम तंतु, तो इसका लिखेंगे कि यह लंबी
दृढ़ एवं स्क्लेरेन्काइमा से कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका कार्य लिखेंगे कि यह फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और इसका चौथा है फ्लोएम मृद ऊतक, तो इसका लिखेंगे कि यह जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित होती है। इसका कार्य लिखेंगे कि यह भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। 10 नंबर प्रश्न है, ऊतक क्या है? जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक का कार्य सहित वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग ऊतक का लिखेंगे कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार के होते हैं, उसी को ऊतक कहा जाता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला या एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। उसके बाद हम लोग एपिथेलियम ऊतक के बारे में उसका कार्य सहित वर्णन करेंगे। तो एपिथेलियम ऊतक का लिखेंगे विशेषता कि एपिथेलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीब करीब सटी होती है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। एपिथेलियम ऊतक का कार्य लिखेंगे कि यह अंगों की रक्षा करता है और दूसरा कि यह स्रवन, विसरण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? इसकी विशेषताओं और कार्यों का वर्णन करें। हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि एपिथेलियम ऊतक जंतु ऊतक में पाया जाता है, यानी कि यह जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग एपिथेलियम ऊतक की विशेषता लिखेंगे कि एपिथेलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये यहाँ पे एपिथेलियम ऊतक की विशेषता हो गया। फिर उसके बाद इसका कार्य लिखेंगे कि यह अंगों की रक्षा करता है और दूसरा कि यह स्रवन, विसरण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, संयोजी ऊतक क्या है? किसी एक प्रकार के संयोजी ऊतक का कार्य सहित वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को समृद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। यह ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी होती है। इसके अतिरिक्त यह रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। तो हम लोगों को इनमें से किसी एक के बारे में इसका वर्णन करना है। हम लोग कंकाल ऊतक के बारे में वर्णन करेंगे तो लिखेंगे कि कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है तथा शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। यह कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसका अगला प्रश्न है, रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि रक्त एक तरल ऊतक है। इसे परिवहनयोजी ऊतक भी कहा जाता है। इसमें 55 से 60% हिस्सा जटिल घोल के रूप में पाया जाता है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। शेष भाग में रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इनकी संरचना इस प्रकार होती है। पहला प्लाज्मा के द्वारा, तो लिखेंगे कि यह हल्का पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है जो आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का 55% शेष है। शेष में 45% में रुधिर कणिकाएं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो रक्त का निर्माण होता है वह दूसरा रक्त कोशिकाएं होती है। तो इसका लिखेंगे कि यह आयतन के हिसाब से कुल रक्त के करीब 40 से 48% भाग है। स्त्रियों में इसकी संख्या कम तथा पुरुषों में अधिक होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कणिका, दूसरा श्वेत रक्त कणिका और तीसरा प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त का लिखेंगे कि लाल रक्त में एक विशेष प्रकार
का प्रोटीन वर्णक लवण युक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। और दूसरा है श्वेत रक्त कणिकन। तो इसका लिखेंगे कि श्वेत रक्त यह अनियंत्रित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। ये रंगहीन कोशिकाएं हैं। और लिखेंगे कि इनके कुछ कोशिकाओं के जीव द्रव में दानेदार कण पाए जाते हैं। प्रकृति अम्लीय क्षारीय हो सकता है। इनकी संख्या लाल रक्त कणिका से कम होती है। और इसका तीसरा है प्लेटलेट्स। तो इसका लिखेंगे कि प्लेटलेट्स यह अनियंत्रित आकार की तारानुमा कोशिकाएं हैं। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर 1.5 से यानी कि 1.5 से 3 लाख तक होती है। इसे बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता भी करता है। अगला प्रश्न है पेशी ऊतक क्या है। आरेखित तथा रेखित पेशी ऊतकों की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। पेशी ऊतक का लिखेंगे कि पेशी ऊतक वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। ये कोमल होते हैं तथा इनके कारण पेशियों में संकुचन की क्षमता होती है। यह ऊतक लंबे कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर उसके बाद आरेखित पेशी का लिखेंगे कि ये पेशियां नेत्र की आइरिस में, वृष और उसकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। यह कोशिका तुर्क की आकृति की होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव और एक केंद्रक पाया जाता है। इसका कार्य लिखेंगे कि यह आहार नल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। तथा यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद दूसरा रेखित पेशी। तो इसका लिखेंगे कि यह पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी रहती है। इसके अंदर के कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इसका कार्य लिखेंगे कि यह हमारे अंगों को अपनी इच्छा अनुसार गति कराने में सहायता करती है। तो रक्त का कार्य लिखें। रक्त यानी कि जिसको रुधिर भी कहा जाता है। तो उसका कार्य लिखेंगे कि रुधिर द्वारा पची भोजन सामग्री अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थों, गैसों आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। फिर दूसरा कार्य कि यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। और तीसरा कार्य लिखेंगे कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। और चौथा कार्य कि प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है। उसके बाद लसिका का पहला कार्य लिखेंगे कि लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणु जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। दूसरा कार्य कि यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। और तीसरा कि लसिका शरीर के असंक्रामक तंत्र का निर्माण करता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका अगला प्रश्न है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। इसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं, यानी कि हमें एक सिर्फ चित्र बनाना है, उसका वर्णन नहीं करना है। तो पहले हम लोग यह लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। तो देखिए ये रहा यहाँ पे तंत्रिका ऊतक का चित्र। तो आप लोग यही चित्र आप लोग अच्छे से स्वच्छ बना लेंगे। अब इसका 16 नंबर प्रश्न है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करें। अब हमें इस प्रश्न में इसका चित्र भी बनाना है और इसका वर्णन भी करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा तंत्रिका कोशिका का चित्र। उसके बाद हम लोग इसका बारे में वर्णन करेंगे। तो लिखेंगे कि जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना
को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद लिखेंगे कि न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग हैं। पहला है कि एक कोशिका काय या साइटन, और दूसरा कोशिका प्रवर्ध या टेंड्रन। टेंड्रन पुनः शाखित होकर पतले पतले टेंड्राइट्स बनाता है जो आवेग को साइटन में लाता है। एवं तीसरा एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। तो आप लोग यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेंगे। अभी यहाँ पे सादे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।